नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 9 विषय विज्ञान में पार्ट 3 के अभ्यास प्रश्नों को हल कराऊंगा। पार्ट 3 जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, यानी एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इस पार्ट के जो भी अभ्यास प्रश्न हैं, पृष्ठ वाइज, पेज वाइज हर प्रश्नों को हम हल करेंगे आज। तो शुरू करते हैं। ये पेज नंबर 36 पे जो क्वेश्चंस हैं पहले उनको देखते हैं। तो पेज नंबर 36 पे जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं। एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल अपकृत होते हैं। यानी सोडियम 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और 6 ग्राम एसिटिक अम्ल आपस में क्रिया करते हैं। तो 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट तथा 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में मिलते हैं। यानी प्रोडक्ट के रूप में रिएक्शन होने के बाद जो हमें मिलता है वो 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट तथा 0.9 ग्राम जल प्राप्त होते हैं। अब इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। पहले तो हम जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण होता क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब इतना ही होता है कि मान लीजिए कि हमें शरबत बनाना है। ऐसे मान लेते हैं कि शरबत बनाना है। 1 गिलास पानी लिया हमने, उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दिया। ठीक है, तो हमने 1 गिलास पानी और 2 चम्मच चीनी, यानी मान लेते हैं कि 1 लीटर पानी, मान लेते हैं 1 लीटर पानी में हमने 250 ग्राम चीनी डाल दिया। ठीक, तो मिलने के बाद यानी 250 ग्राम प्लस 1 लीटर पानी, इन दोनों का जो वजन होगा, टोटल वजन जो शरबत तैयार होगा उसका होगा। ठीक है, यानी जितने भी पदार्थ हम मिलाएंगे, मिलने के बाद पूरा पदार्थ का भार जो होगा, द्रव्यमानों का योग, हमें जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा, वही जो उत्पाद हमारा बनेगा, टोटल उसके भार के बराबर होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण। तो यहाँ पे हमको दिखाना क्या है, यही सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक अम्ल, ये मिलने के बाद बनते हैं सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। चलिए तो इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए, अभिकर्मकों की कुल द्रव्यमान, अभिकर्मकों का जो कुल द्रव्यमान होगा वो होगा क्या, सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान जोड़ लेंगे और एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान जोड़ लेंगे। तो 5.3 और 6 ग्राम, ये हो गया 11.3 ग्राम। ठीक है, फिर उत्पादकों का कुल द्रव्यमान, जो उत्पाद बन रहे हैं, तो सोडियम एसीटेट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और जल बन रहा है। तो इसका द्रव्यमान हमने जोड़ लिया तो हमें भी तब भी क्या मिला, 11.3 ग्राम। यानी ये द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसको फॉलो कर रहा है, उसको निभा रहा है। ठीक है, तो अभिकर्मकों का कुल द्रव्यमान तथा उत्पादों का कुल द्रव्यमान समान है, अतः यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात के संयोग करके जल बनाते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्णतया संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। हमें पता है जो पानी होता है वो, उसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, वो जो द्रव्यमान का अनुपात होता है वो होता है 1:8 का। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के लिए हमें कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सीधा सा फंडा है, यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं ज़्यादा सोचना। हमें क्या दिया है, हमें दिया है 1:8। ठीक, दिया है। हमको पता है कि जो पानी का अनुपात होता है उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले होते हैं पानी में, उसमें जो अनुपात होता है द्रव्यमान का उनके, वो 1:8 होता है। तो हमको 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए निकालना है, तो हम इस तरफ 1/3 कर देंगे अनुपात, फिर 8/3 कर देंगे। ठीक, अब क्या आएगा, हमारा आएगा अब
ये हो जाएगा हमारा 3 अनुपाते और ये हमारा हो जाएगा 8×3 = 24। ठीक, ये आ गया। यानी हमें कितना चाहिए? 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें 24 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमारा उत्तर हो गया। देखिए यहाँ पे वही किया है। अनुपात हमको पता है, 1 ग्राम हाइड्रोजन पूर्णतया क्रिया करने पे जल बनाने के लिए आवश्यक 8 ग्राम होता है, यानी 1 हाइड्रोजन है तो 8 ऑक्सीजन चाहिए हमको। तो ऐसे ही 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें 8×3 यानी 24 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, तत्व के परमाणुओं को किसी भी विधि द्वारा ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। कोई भी तत्व के जो परमाणु हैं उनको ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चय अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? यानी यह निश्चित अनुपात का जो नियम है वो क्या है? इसका उत्तर देखते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। ठीक है, जैसे पानी ही अभी आपने ऊपर के सवाल में देखा, जो प्रश्न था कि पानी का जो अणु होता है उसमें जो द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमानों का अनुपात होता है वो 1:8 होता है। यानी ये अनुपात निश्चित है। आप चाहे अमेरिका का पानी पीजिए, चाहे भारत का पानी पीजिए, चाहे पाकिस्तान का, चाहे बांग्लादेश का। ठीक है, पानी कहीं का भी होगा लेकिन ये अनुपात निश्चित होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अब पृष्ठ संख्या 40 पे जो प्रश्न है उनको देखते हैं। तो पृष्ठ संख्या 40 पे जो प्रश्न है उसका पहला प्रश्न देखिए, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर देखते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिया जाता है। अब देखिए, जो परमाणु द्रव्यमान की इकाई है उसका जो बेस माना गया है वो कार्बन 12 का जो समस्थानिक है उसका 1/12वां जो भाग होता है उसको परमाणु द्रव्यमान का इकाई माना गया है। हाइड्रोजन को भी हम यहाँ मान सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो खुद में एक इकाई ही है। ठीक है, खुद में एक इकाई है क्योंकि उसका परमाणु द्रव्यमान एक ही होता है। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ मान सकते हैं। लेकिन कार्बन 12 को इसलिए माना गया है क्योंकि कार्बन लगभग हर चीज में है। ठीक है, हर जगह कार्बन की मौजूदगी है इसलिए कार्बन को यहाँ माना गया है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं है? जाहिर सी बात है, परमाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इनका जो आकार होता है वो 10 से लेके 10⁻⁹ मीटर तक होता है, इसलिए ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इसको देख नहीं पाते। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। परमाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं, ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं उससे भी बहुत छोटे होते हैं। लाखों परमाणु जब एक के ऊपर एक परत के ऊपर रखे जाते हैं चट्टे की तरह, ठीक है, तो बड़ी कठिनाई से एक कागज की शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। परमाणु का आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है जिसे आंखों से देखना आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता, यानी संभव नहीं है। परमाणु को हम नगण्य मान सकते हैं लेकिन हम नगण्य मान भी नहीं सकते क्योंकि अगर परमाणु ही नहीं होगा तो इस पृथ्वी पे कोई वस्तु ही नहीं होगी, कोई पदार्थ ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए परमाणु को मानना तो हमारी मजबूरी ही है कि परमाणु है कोई चीज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर 44 पे जो प्रश्न है उनको देखते हैं। निम्न के सूत्र लिखिए। यहाँ पे हमको फॉर्मूला लिखना है सोडियम ऑक्साइड का, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। आई थिंक ये हाइड्रोक्साइड है। एक मिनट, यहाँ पे चलिए इसका उत्तर देखते हैं।
सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम का क्या होता है, देखिए सोडियम का जो निशान है, चिन्ह है, सिंबल है, वो Na होता है और इसका जो संयोजकता होती है वो 1 होती है। ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है, तो ऑक्सीजन के नीचे 2 लिख दिए, सोडियम के नीचे 1 लिख दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, ऐसे। तो सोडियम का के नीचे 2 लिख दिया हमने और ऑक्सीजन के बगल में 1 लिख दिया, ठीक। तो Na2O बन गया। ये हो गया हमारा सूत्र किसका, सोडियम ऑक्साइड का, ठीक है। अगला देखते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र। एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होता है, क्लोरीन का 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो हमारा बन गया AlCl3, ठीक है। ये फार्मूला होता है एल्युमिनियम क्लोराइड का। सोडियम सल्फाइड का सूत्र देखेंगे तो सोडियम का 1 होता है, सल्फाइड का 2 होता है संयोजकता। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na2S बन जाएगा, ठीक है, Na2S बन जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र देखेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र Mg का 2 होता है, जो हमारा संयोजकता होती है Mg की वो 2 होती है और OH का 1 होता है, ठीक है। 1 का मतलब हमको पता है OH माइनस होता है, तो OH पे हमारा क्या होता है, OH की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऐसे हम, ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, क्योंकि OH के साथ 2 आ जाएगा, तो OH को हम ब्रैकेट में लिख के नीचे 2 लिख देंगे, MgOH का होल ट्वाइस। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। इसमें सूत्र दिए हैं, इनके नाम लिखने हैं। निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिक के नाम लिखिए। तो सबके नाम देख लीजिए, यहाँ पे उत्तर देखेंगे। Al2SO4 का होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट बोलते हैं इसको। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनके नाम हो गए। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। रासायनिक सूत्र का तात्पर्य, क्या तात्पर्य है, रासायनिक सूत्र का क्या मतलब होता है, रासायनिक सूत्र क्या चीज होती है। उत्तर देखिए, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। यानी जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं या किसी भी एलिमेंट का या तत्व का जो रासायनिक सिंबल होता है, उसको दिखाना, उसको लिखना, यही हमारा रासायनिक सूत्र कहलाता है, ठीक है। जैसे पानी, अब पानी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो H2O ही कहेंगे, ठीक है। ये क्या है, एक रासायनिक निरूपण है, इसका प्रतीकात्मक निरूपण कहेंगे इसको हम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है। तो जाहिर सी बात है H2S है और PO4 3 आयन -3 आयन। तो H2S में H के 2 हैं और S के कितने हैं, 1, तो +2 + 1 हो जाएगा ये 3, यानी 3 परमाणु हैं। P में 1 है और O के हमारे कितने हैं, 4, तो 1 + 4 = 5, ठीक है। तो इतने परमाणु विद्यमान है सब में। चलिए ये हो गया। अब पेज नंबर 46 पे जो प्रश्न है उनको देखते हैं। निम्न यौगिक के आणविक द्रव्यमान को परिकलन कीजिए। अब यहाँ पे H2, O2, Cl2, CO2, CH4, C2H6, C2H4, NH3 और CH3OH, इतने हमको मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। इन मॉलिक्यूल का आणविक द्रव्यमान बताना है, ठीक है। चलिए उत्तर देखिए इसका। H2 का आणविक द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु का आणविक द्रव्यमान 1 होता है। अब 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं तो 2U हो जाएगा, यानी 2 यूनिफाइड मास। O2 का आणविक द्रव्यमान, ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 32U हो जाएगा। Cl2 का, Cl के एक परमाणु का द्रव्यमान 35.5 होता है, तो 2 Cl का जो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा वो 71U हो जाएगा। CO2 का आणविक द्रव्यमान, तो कार्बन का 12 होता है,
ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए 16 दूना 32 और 12, तो 12 प्लस 32 ये हो जाएगा 44 यू। 44 यूनिफाइड मास। देखिए आणविक द्रव्यमान को हम हमेशा यू से ही के साथ ही लिखेंगे, ठीक है। तो 44 यू हो जाएगा। अगर ग्राम द्रव्यमान कहता तो यहाँ पे यू की जगह हम जी लिखते, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। CH4 का आणविक द्रव्यमान, तो CH4 कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 4 हाइड्रोजन का हमारा मिलके हो जाएगा 4, तो 12 प्लस 4 हो जाएगा 16। C2H6, तो इस तरह 12 गुणे 2 12 होता है कार्बन का, कार्बन के एक परमाणु का, तो 2 कार्बन के परमाणु मिलके हो जाएंगे 12 दूना 24। और यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, तो 6 गुणे 1 ये 6 हो जाएगा, तो टोटल हमारा हो जाएगा जुड़ के 30 यू। C2H4 यहाँ पे हमारा 24 प्लस 4 28 हो जाएगा। ऐसे ही NH3 का नाइट्रोजन का हमारा 14 होता है और हाइड्रोजन 3 परमाणु है, तो इसका 3 हो जाएगा, 14 प्लस 3 बराबर 17। CH3OH का कार्बन का हमारा 12 होता है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 और प्लस 1 हाइड्रोजन और है, तो 1 हो जाएगा। तो 12 प्लस 3 यानी 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है, ये बराबर हमारा 32 यू हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित यौगिक के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो ZnO N2O K2 CO3। यहाँ पे दिया क्या क्या है हमको, देखिए यहाँ पे द्रव्यमान दिए हैं, Zn का दिया है, सोडियम का दिया है, पोटेशियम का दिया है, कार्बन का दिया है, ऑक्सीजन का दिया है। सबका हमको यहाँ परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है। हमको बस सबका परमाणु द्रव्यमान सभी मॉलिक्यूल्स का निकाल के रखना है। मॉलिक्यूल में हमको ZnO N2 Na2O और K2CO3 दिया हुआ है, तो बस हमको जोड़ के सिर्फ लिख देना है। Zn का Zn का दिया है 65, O का 16, तो 81 हो गया। Na2O Na का 23, तो 23 गुणे 2 प्लस 16 यानी 46 प्लस 16 62 हो गया। K2SO3 यहाँ 39 इंटू 2 और 12 और फिर 3 इंटू 16, तो ये टोटल जुड़ के हमारा 138 यू हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, पृष्ठ संख्या 48 यानी पेज नंबर 48 पे जो प्रश्न है उनको देखते हैं। देखिए इसका पहला प्रश्न, यदि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, कार्बन का परमाणु है यानी C है, एक परमाणु है, तो एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है यूनिफाइड मास, वो कार्बन का कितना होता है 12 यू होता है। अब यहाँ ग्राम द्रव्यमान की 1 मोल की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ इसने 12 जी लिख दिया, यानी 12 जी इसको हम लिख सकते हैं ग्राम द्रव्यमान को। फिर कह रहा है कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। अब यहाँ पे कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान पूछ रहा है, ठीक है, एक परमाणु का द्रव्यमान पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे हल देखते हैं इसका। देखिए 1 मोल में परमाणुओं की संख्या हमको पता है, इतना होता है अवागाद्रो नंबर के बराबर जो होता है, ठीक है। अब हमको दिया है कि 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान 12 जी दिया हुआ है। हमको प्रश्न में ही दिया है कि 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान 12 जी है, तो यहां से हम 1 की वैल्यू निकाल देंगे। इस पूरे मान को हम कहाँ भेज देंगे, इस तरफ, ठीक। तो जब हम इस तरफ भेजेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12/6.022 गुणे 10 की घात 23। अब इसको बस हमको हल कर देना है। इसको जैसे ही हल करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, एक परमाणु का द्रव्यमान हमको कार्बन के मिल जाएगा। तो 1.99 गुणे 10 की घात -23 यही हमारा कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान होगा। तो ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसके अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम सोडियम अथवा 100 ग्राम लोहा। अब हमको दो चीजें दी हुई हैं, 100 ग्राम सोडियम दिया हुआ, 100 ग्राम लोहा दिया हुआ। अब पूछ रहा है कि इन दोनों में से किसके पास सबसे अधिक परमाणु होंगे। तो देखिए सीधी सी बात है,
सोडियम के बारे में देखेंगे तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है और लोहे का परमाणु द्रव्यमान 56 होता है। ठीक है। अब यानी इसका ग्राम द्रव्यमान, अगर मोलर द्रव्यमान निकालें तो 23 ग्राम यानी 23 जी बराबर 1 मोल होगा। ठीक है, 1 मोल होगा। और वही यहाँ ये 56 जी बराबर 1 मोल होगा। ठीक। अब 56 दूना करेंगे तब जाके ये 2 मोल हो जाएगा, लगभग 2 से कम ही होगा। और वहीं जब हम सोडियम का देखेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 1 मोल सोडियम में 23 ग्राम है। 100 ग्राम सोडियम की संख्या करेंगे तो 23 से 100 को भाग कर देंगे, यानी टोटल मोल की संख्या 4.35 आएगी। वहीं लोहे की बात करें अगर, तो 1 मोल लोहे का द्रव्यमान 56 ग्राम दिया हुआ है। 100 ग्राम लोहे का मोल संख्या निकालेंगे तो 100/56 यानी 1.8 आएगा। अब देखिए यहाँ मोल की संख्या किसकी ज़्यादा है, जिसके पास ज़्यादा मोल है यानी उसके पास परमाणु संख्या ज़्यादा है। तो सोडियम के पास मोल की संख्या ज़्यादा है, इसलिए सोडियम के परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होगी। यानी 100 ग्राम सोडियम में 100 ग्राम लोहे की तुलना में ज़्यादा परमाणु होंगे। ठीक है, सो यानी सोडियम के पास 100 ग्राम सोडियम में ज़्यादा परमाणु होंगे। चलिए अगला देखते हैं। चलिए जो अभ्यास प्रश्न हैं आपके, वो अभ्यास प्रश्न अब शुरू हो गए हैं। तो अभ्यास प्रश्न में जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं पहले। देखिए 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरान युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरान एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संघटन का भारात्मक रूप परिकलन कीजिए। अब देखिए यहाँ हमको एक तो दिया है पूरे यौगिक का मान, और उसके बाद उस यौगिक में बोरान और ऑक्सीजन की जो जो मात्रा है वो हमको दी गई है। ठीक है, तो हमको इसमें जो पदार्थ हैं यानी बोरान और ऑक्सीजन, इनकी प्रतिशतता बतानी है। तो टोटल जो द्रव्यमान है, हमको टोटल द्रव्यमान कितना दिया है, टोटल द्रव्यमान दिया है 0.24 ग्राम, यानी यौगिक का कुल द्रव्यमान 0.24 ग्राम है। अब हमको निकालना है बोरान की प्रतिशतता, बोरान कितना प्रतिशत है। तो बोरान की प्रतिशतता निकालने के लिए क्या करेंगे, बोरान का द्रव्यमान बटे पूरे यौगिक का द्रव्यमान। तो बोरान का द्रव्यमान हमको पता है 0.096 बटे टोटल द्रव्यमान हमको पता है इतना है। ठीक, तो 0.24 ये लिख दिए, गुणे 100 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा हमारा बोरान की प्रतिशतता, यानी बोरान कितना प्रतिशत प्रेजेंट है उसमें यौगिक में, वो हमको पता चल जाएगा। ऐसा ही ऑक्सीजन का निकाल लेंगे। ऑक्सीजन का मान कितना दिया हुआ, ऑक्सीजन का दिया हुआ है 1.144 बटे टोटल मान, जो यौगिक का पूरा मान है वो है 0.24, गुणे 100 कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 60% ऑक्सीजन उस यौगिक में मौजूद है। हालांकि ये चीज़ हमको सीधे ही मौजूद 60% निकाल लेना था, क्योंकि दो ही यौगिक हैं, दो पदार्थों के मिलने से यौगिक बना है, एक तो बोरान और एक ऑक्सीजन। तो जब बोरान 40% मौजूद है उस यौगिक में, तो बाकी जो बचा है वो ऑक्सीजन ही है, यानी ऑक्सीजन 60% मौजूद है उसमें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर, यानी 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा। तो पहली बात तो आप ये जानिए, हम जितने पदार्थ, एक तो होता है, दो नियम हैं रासायनिक संयोजन के, दो नियम हैं, एक तो है द्रव्यमान संरक्षण का, एक तो है नियत अनुपात का। ठीक, तो द्रव्यमान संरक्षण का मतलब जितना पदार्थ हम मिलाएंगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, लेकिन वो उत्पाद तभी बनेगा जब उसके जो पदार्थ के बनने के जो अनुपात हैं, द्रव्यमान अनुपात है वो निश्चित होगा। किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान अनुपात होता है वो निश्चित होता है किसी भी यौगिक का। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पे उत्तर हम देखेंगे इसका। देखिए इसका उत्तर, क्योंकि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, इसलिए 3 ग्राम कार्बन को जब 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाएगा तो वह भी केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा और 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। शेष शेष कितना बचा? 50 माइनस 8 कर देंगे तो हमारा 42 ग्राम बचा। ठीक, 50 ग्राम ऑक्सीजन में से जब 8 ग्राम ऑक्सीजन निकाल देंगे तो 42 ग्राम बचेगा। तो शेष जो ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन बिना अपक्रिया करे बची रहेगी। ठीक है, ये किस पे चल रहा है? ये हमारा स्थिर अनुपात का जो नियम है, रासायनिक क्रिया करने का जो स्थिर अनुपात का नियम है, उसका उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन अगर हमको कराना है तो दोनों नियम का फॉलो होना जरूरी है। पहला द्रव्यमान संरक्षण का और दूसरा स्थिर अनुपात का। ये दोनों फॉलो होंगे तभी वो रिएक्शन एक स्टेबल और बैलेंस रिएक्शन कहलाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर देखते हैं। बहुपरमाणुक आयन जब एक से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर एक सामान्य धनावेशित या ऋणावेशित आयन बनाते हैं तो उन्हें बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा OH माइनस। ठीक है, तो ये सारे जो आयन होते हैं इनको हम कहते हैं बहुपरमाणुक आयन। चलिए अगला देखते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ दिया भी हुआ, देख लीजिए। जैसे धन आवेशित आयन की बात करें तो यहाँ पे NH4 प्लस, ये जो है ये एक धन आवेशित आयन है। वहीं OH माइनस अभी जो मैंने आपको बताया वो माइनस आयन है। नाइट्रेट माइनस आयन है, सल्फेट माइनस आयन है, कार्बोनेट माइनस आयन है। ठीक है, हाँ कितने आयन है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। नाइट्रेट पे -1 आयन होता है, सल्फेट पे -2 आयन होता है, कार्बोनेट पे -2 आयन होता है, हाइड्रोक्साइड पे हमारा -1 आयन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। इन सभी के हमको रासायनिक सूत्र लिखना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखना है तो मैग्नीशियम का +2 होता है और क्लोराइड का -1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाएगा MgCl2। ये हो गया हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र देखेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड का मतलब कैल्शियम का होता है +2 आयन और Cl पे हमारा -1, तो CaCl2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Ca के साथ 1 आ जाएगा और Cl2 के साथ 2 आ जाएगा, तो CaCl2 बन गया ये। कॉपर नाइट्रेट, इसकी संयोजकता 1 होती है और NO3 की भी संयोजकता 1 होती है, तो CuNO3 हो जाएगा इसका फार्मूला। एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र देखेंगे तो एल्युमिनियम का 3 होता है, क्लोराइड का 1 होता है, तो AlCl3 हो जाएगा हमारा इसका फॉर्मूला। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही लिखना है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए अगला देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र देखिए, कैल्शियम का 2 होता है संयोजकता और CO3 का 2 होता है, इसका भी 2 होता है, बस आयन का फर्क है। Ca का +2 होता है और CO3 का -2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो 2 है ये इसके साथ आ जाएगा, यानी Ca2 लिख देंगे, और जो ये वाला 2 है ये इसके साथ आ जाएगा, तो CO3 का होल ट्वाइस लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में। ठीक है, तो Ca2 CO3 का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट का। अब देखिए एक चीज़ और आप यहाँ देख रहे होंगे कि Ca2 और CO3 का होल ट्वाइस था, तो इसको हमने ये कैसे लिख दिया ये CO3। देखिए यहाँ पे ये जो दो दो है ना, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, ये दो दो यहाँ पे देखिए माइनस आयन था, यहाँ पे प्लस आयन था, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यानी एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो जब न्यूट्रल कर देते हैं तो हमारा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र यही बन जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको CaCO3 लिखते हैं, क्योंकि प्लस आयन और माइनस आयन मिलके एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5। निम्नलिखित यौगिक में विद्यमान तत्वों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए यौगिक का नाम दिया हुआ है, बुझा हुआ चूना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर और पोटेशियम सल्फेट। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बुझा हुआ चूना मतलब CaO, तो इसमें कैल्शियम होता है और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी HBr यानी हाइड्रोजन और ब्रोमीन होता है। बेकिंग पाउडर यानी NaHCO3 जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, तो इसमें सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। अगला देखते हैं पोटेशियम सल्फेट में K2SO4, तो पोटेशियम होता है, सल्फर होता है और ऑक्सीजन होता है। ये तत्व इसमें मौजूद होते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान की परिकल्पना कीजिए। एथाइन, सल्फर अणु, फास्फोरस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। यानी इतनी चीज़ें हमको दी हुई हैं, अब इनके बारे में हमको इनका मोलर द्रव्यमान बताना है। ठीक है, मोलर द्रव्यमान या जिसे हम ग्राम द्रव्यमान भी कहते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। एथाइन, एथाइन को कहते हैं C2H2, तो इसका मोलर द्रव्यमान जब हम निकालेंगे तो कार्बन का 12 होता है। अब कितने कार्बन के परमाणु हैं? 2 कार्बन के परमाणु हैं क्योंकि C2 लिखा हुआ है। ठीक, फिर प्लस लगाएंगे, कार्बन का हो गया। अब हाइड्रोजन का निकालेंगे तो प्लस लगा के हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? वो 1 होता है। कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं? 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं क्योंकि H2 लिखा हुआ है। तो जब इसको हल करेंगे तो 12 दूना 24 ये हो जाएगा, ये 24 आ गया। और फिर 1 गुणे 2 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो हमारा 26 आ गया। ठीक, तो एथाइन का 26 आ गया हमारा। सल्फर, सल्फर को हम एसिड लिखते हैं। तो सल्फर अणु का जब मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो सल्फर का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 32। ठीक, अब 8 परमाणु मौजूद हैं, तो 8 से इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 256 जी ग्राम द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान को ही ग्राम द्रव्यमान कहते हैं, इसलिए जी में लिखा जा रहा है यहाँ पे। अगला देखिए फास्फोरस, फास्फोरस को P4 लिखते हैं। अब फास्फोरस का एक परमाणु होता है 31 द्रव्यमान का, तो 4 परमाणु हैं तो 4 से गुणा करेंगे तो 124 जी आ जाएगा। अगला देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यानी HCl, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, Cl का 35.5 होता है, तो जुड़ के 36.5 जी हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का बात करें तो HNO3, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं तो 16 गुणे 3 हो जाएगा। यानी 3 परमाणु गुणे 16, तो टोटल हो जाएगा 1, 14, 48 बराबर 63। ये 63 आ गया हमारा नाइट्रिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान। हम भोलर लिख गया है, यहाँ पे देखिए भोलर लिख गया है, भोलर नहीं है मोलर है। मोलर द्रव्यमान या इसी को ग्राम द्रव्यमान कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित का द्रव्यमान क्या होगा? 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु, 10 मोल सोडियम सल्फाइड। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु बराबर होता है नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम। यही हो गया हमारा उत्तर इसका। अगला देखते हैं 1 मोल एल्युमिनियम परमाणु, तो 1 मोल एल्युमिनियम परमाणु का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 27 ग्राम। तो 27 जी हो गया, ये उत्तर हो गया इसका। अगला देखते हैं, 1 मिनट, यहाँ 4 मोल का पूछा है। हाँ, तो 4 मोल का 1 मोल एल्युमिनियम का होता है 27 जी, तो जब 4 मोल का पूछा है तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो 108 जी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है 4 मोल एल्युमिनियम का। अब 1 मोल एल्युमिनियम का जो द्रव्यमान है वो 27 जी होता है, तो 4 मोल एल्युमिनियम का जो ग्राम द्रव्यमान हो जाएगा वो 4 गुणे 27 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 1 मोल Na2SO3 का द्रव्यमान, तो 23 गुणे 2 सोडियम का हो गया, फिर 1 गुणे 32 क्योंकि सल्फर 1 है और सल्फर का जो द्रव्यमान होता है वो 32 होता है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है लेकिन 3 परमाणु हैं तो 16 गुणे 3 हो जाएगा। अब इस सब का गुणा करके जब जोड़ेंगे तो 126 जी आ जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8।
निम्न को मोल में परिवर्तित करिए। अब इनको हमको किस में बदलना है? मोल में कन्वर्ट करना है। 12G ऑक्सीजन गैस, तो 12G है, इसको मोल में बदलेंगे तो क्या करेंगे? देखिए 12, पहले प्रश्न देख लीजिए, 12G ऑक्सीजन गैस, 20 ग्राम पानी और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको हमको बदलना है मोल में। चलिए देखिए, ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान 12G दिया हुआ है हमको, ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान हमको दिया है 12G, ठीक है, यानी 12G को बदलना है मोल में। अब पहले जो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान होता है उसको निकाल लेते हैं। अब ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस का मतलब हो गया O2। O2 का जब मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो 16 गुणे 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 32, ठीक। अब ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान आ गया हमारा। अब मोलर द्रव्यमान मतलब ग्राम द्रव्यमान। अब हमको दिया हुआ द्रव्यमान है 12, दिया है हमको कितना? 12। तो 12 बटे जब 32 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.375, यानी 12 ग्राम में जो संख्या होगी, मोल संख्या, मोल की जो संख्या होगी वो होगी 0.375, यानी पूरा 1 मोल भी नहीं होगा। पूरा 1 मोल होने के लिए कितना होना चाहिए था? 32 ग्राम। 32 ग्राम बराबर हमारा कितना होता है? ये होगा हमारा 1 मोल के, ठीक है। लेकिन अब 12 ग्राम क्या है, तो 12 को 32 से भाग कर देंगे तो हमारा मोल की संख्या आ जाएगी ऑक्सीजन गैस का। अगला देखते हैं, H2O का द्रव्यमान दिया हुआ है 20 ग्राम, जल का दिया हुआ है 20 ग्राम हमको दिया है। अब H2O का अगर मोलर द्रव्यमान निकालें तो वो होता है 18। अब 20 बटे 18 कर देंगे, ये तो हमको पता चल जाएगा कि 20 ग्राम में कितने मोल उपलब्ध हैं। तो 18 से भाग करेंगे 20 को तो हमारा आ जाएगा 1.11, यानी ये हमारा आ गया 20 ग्राम जो द्रव्यमान है जल का, उसमें मोल की संख्या है 1.11। अगला देखते हैं, CO2 का द्रव्यमान हमको दिया है 22 ग्राम। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो हमारा 44G आएगा, ठीक है। तो 22 बटा 44 कर देंगे तो यानी हमारा 0.5 मोल, ये हमारा 22 ग्राम में आधा मोल प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर 44G होता इसी के जगह पे तो पूरा 1 मोल प्रेजेंट हो जाता। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, निम्न को द्रव्यमान क्या होगा? निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, 0.5 मोल जल के अणु। अब देखिए यहाँ पे हमको बताना है द्रव्यमान क्या होगा, हमको मोल दिया हुआ है। चलिए पहला देखते हैं, ऑक्सीजन के परमाणु मोल संख्या हमको दी है 0.2। अब ऑक्सीजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान होता है 16। ऑक्सीजन के एक परमाणु का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 16। ऑक्सीजन के परमाणु के 2 मोल का द्रव्यमान अब निकालना है हमको, तो क्या करेंगे? 16 गुणे 2 यानी 3.2 ग्राम आ जाएगा हमारा, जो हमारा द्रव्यमान दिया हुआ है 0.2, ठीक है। ऑक्सीजन के परमाणु मोल संख्या हमको दी है 0.2, उसमें जो द्रव्यमान संख्या आएगी हमारा, जो मोलर द्रव्यमान आएगा वो हमारा 3.2 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, जल के मोल की संख्या 0.5 दी हुई है। अब यहाँ हमको मोल संख्या 0.5 दिया हुआ है तो जल का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो वो 18 होता है। अब 18 गुणे जब हम मोल संख्या कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 9 ग्राम, ठीक है। 9 ग्राम हमको द्रव्यमान मिल जाएगा, ठीक है। जल का जो मोल संख्या, आधा मोल जल में हमारा कितना होगा द्रव्यमान? 9 ग्राम। जैसे हमको पता है कि एक H2O है, H2O का जब मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 18 ग्राम, यानी 18 ग्राम बराबर किसके हो गया? 1 मोल, ठीक। तो अब 9 ग्राम है तो 9 ग्राम बराबर किसके होगा? आधा मोल के, बस सीधी सी बात है। तो वही दिया है, आधा मोल दिया है, तो इसका मतलब जो पानी का मॉलिक्यूल होगा, पानी का अणु होगा, उसका जो द्रव्यमान होगा वो 9 ग्राम होगा, 9G होगा।
चलिए प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। 16 ग्राम ठोस सल्फर यानी एसेट के अणुओं की संख्या की परिकल्पना कीजिए। इसके अणुओं की संख्या बतानी है एसेट की, ठीक है। अब 16 ग्राम ठोस सल्फर हमको बता दिया गया है, तो सल्फर कितना है 16 ग्राम। अब एसेट का पहले तो हम निकालते हैं मोलर द्रव्यमान। तो एसेट का जब मोलर द्रव्यमान आप निकालेंगे तो 256 आएगा, ठीक है। तो 16/256 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जब मोल की संख्या निकालेंगे तो 16/256 कर देंगे तो 1/16 हमारा आ गया एसेट में मोल की संख्या। अब एसेट में मोल की संख्या 1/16 आ गया। इसी में हम अवागाद्रो नंबर से गुणा कर देंगे, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा, इसी में हम अवागाद्रो नंबर से, क्योंकि देखिए ये हमारी मोल की संख्या आई ना, यानी 1/16 मोल आया ये, ठीक। अब मोल की जगह पे मोल का जो मान होता है वही रख देंगे, बस उसी को हल कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया अवागाद्रो संख्या गुणे 1/16। इसको हल कर दिए हम तो 3.76 गुणे 10⁻22, ये हमारा उत्तर आ गया। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 में एल्युमिनियम आयन की संख्या का परिकल्पना कीजिए। यहाँ पे आयंस की परिकल्पना करनी है, ठीक है। आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, ठीक है, इनकी संख्या जो बताई गई है वो अवागाद्रो नंबर ही होती है, ठीक है। किसी ग्राम द्रव्यमान में मौजूद संख्या जो होगी इनकी वो अवागाद्रो नंबर के बराबर ही होगी। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड का जब द्रव्यमान निकालेंगे तो ये 102 यू आएगा। ये मोलर द्रव्यमान अभी नहीं, हमने क्या निकाला है, द्रव्यमान निकालना। Al2O3 का द्रव्यमान निकालेंगे, अणु द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा हमारा 102 यू हो गया, ठीक है। इसका जब मोलर द्रव्यमान कर देंगे तो 102 जी हो जाएगा, ठीक है। अब मोलर द्रव्यमान हमको मिल गया है। हमको दिया क्या है, हमको दिया है इसका द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान दिया है हमको 0.051 ग्राम में एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम आयन की संख्या बतानी है। तो क्या करेंगे, अवागाद्रो नंबर हमको पता है, स्थिरांक का मान तो आपको याद ही होना चाहिए और अब तक याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो अवागाद्रो नंबर हमको पता है और हमको प्रश्न में दिया है 0.051 ग्राम, इसमें इसका मान बताना है। चलिए तो क्या करेंगे, जो हमको द्रव्यमान दिया हुआ है उतना बटे Al2O3 का मोलर द्रव्यमान, ठीक। यानी तो हमारा हो जाएगा क्या, 0.051 बटे 102 गुणे अवागाद्रो नंबर। अब ये जो मान आया है, ये जो मान आया ये हो गया आयंस की परिकल्पना, ठीक है। लेकिन अब देखिए Al2O3 में जब आयंस की परिकल्पना करेंगे, ये तो हमारा टोटल आ गया क्या, संख्या, ठीक है, परमाणुओं की संख्या, सॉरी अणुओं की संख्या। अब Al2O3 का प्रत्येक अणु 2 एल्युमिनियम आयन धारण किए हुए, यानी Al2O3 का जो हर सॉरी मॉलिक्यूल है वो कितना 2 एल्युमिनियम आयन को रखे हुए है। तो जब 2 एल्युमिनियम आयन को रखे हुए हर परमाणु, तो परमाणुओं की संख्या हमको मिल गई इतनी, इसी में हम कर देंगे किससे, 2 से गुणा, क्योंकि सबके पास 2-2 आयन है। तो जब इससे हम गुणा कर देंगे तो जो उत्तर आएगा वही हमारा आयंस की संख्या होगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आयंस की संख्या 6.022 गुणे 10⁻20, ये है टोटल नंबर ऑफ आयन, ठीक है। Al2O3 में मौजूद आयन, वो भी कितने मात्रा में, 0.051 ग्राम की जो मात्रा है उसमें इतने आयन मौजूद है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपके हल हो चुके हैं इस पाठ के। ये पाठ यानी जो चैप्टर 3 है आपका, पार्ट 3 है, परमाणु एवं अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ये पाठ के जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्न आपके हल हो चुके हैं। कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, प्रश्नोत्तर आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।